तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहां तक डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड थी, अलग अलग रखी हुई थी, जब वायर नहीं कनेक्ट थी। तो किस तरह से इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आया था, क्योंकि इसका सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा था। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल लेयर सेकंड इलेक्ट्रिकल लेयर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई जब Cu+2 आयंस इस पर जाके चिपके थे। तो इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, SO4 2- रह गए थे। ये सॉल्यूशन आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया था। ये सॉल्यूशन क्या है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा थे तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये श्रिंक कर जाती है। श्रिंक ना बोल के मैं कहूंगा कि थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। श्रिंक तो सिकुड़ना हो जाएगा कहां पे। अच्छा, अभी आज पड़ी हुई डस्टर से साफ करने की इधर डस्टर इसके इसमें रहता है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, ये थिन हो जाएगी, ये थिक हो जाती है। और इस इलेक्ट्रोड को, जिस पर कि इलेक्ट्रॉन आए हुए, इसको बोलते हैं एनोड। और इधर वाली कॉपर वाली को इधर बोलते हैं कैथोड। इस पर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चलते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया था किस बेस पर माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, इसलिए इसको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाता है। ठीक है। जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप सेल देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पहले न्यूट्रल था और अब क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो ये हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये आपका न्यूट्रल से आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया है। ठीक है। तो हमने देखा था कि यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, ये बल्ब जलने लगा था, और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये बल्ब जलना बंद हो गया। क्योंकि क्या दिक्कत आई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों रुक गया, देखिए, जब यहां से इस तरह ये इलेक्ट्रॉन देगा तो जो ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका था यहां पे ऐसे, अब क्या था, ये जो इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, अब हमने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया था। क्यों, इसमें जैसे वायर कनेक्ट की तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने लगे। तो जो राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होने लगी, ये डिक्रीज होने लगी। तो इसको दोबारा इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कब मिलेंगे, जब आपका Zn2+ रिलीज करेगा जिंक। तो और ज्यादा जिंक टूट टूट के इसमें आने लगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगा, तो यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ गई Zn2+ आयंस की। ठीक है। ऐसे यहां जब इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो Cu2+ में चिपकता गया और चिपकता गया और चिपकता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जो आपकी लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हो वहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दोबारा इक्विलिब्रियम के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा, राइट साइड वाले की वैल्यू। और उसमें क्या है, कॉपर पर, मतलब इलेक्ट्रोड पर कॉपर चिपकना स्टार्ट होगा। तो बचा कुछ Cu+2 आए तो वो भी इस पर चिपकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या होता है, जब समय बीतता जाता है, अब यहां पर इतना Zn2+ आ चुका है, अब इसके पास और ज्यादा Zn2+ लूज करने की टेंडेंसी नहीं बचेगी। क्यों, प्लस चार्ज और जो Zn+2 टूटेगा सेम चार्ज है, बहुत हाईली रिपेल करेंगे, क्योंकि यहां पर चार्ज अकुमुलेशन हो गया है। चार्ज अकुमुलेशन मतलब होता है चार्जेस का ढेर लग जाना, चार्ज अकुमुलेशन। तो चार्ज का ढेर लग गया यहां पे। ऐसे यहां भी क्या, इस इलेक्ट्रॉन चार्ज तो नेगेटिव चार्ज का ढेर लग गया, तो Cu2+ यहां तक अप्रोच ही नहीं कर पा रहा। तो अब जब ये Cu2+ यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा चार्ज अकुमुलेशन के कारण, जब पहुंचेगा नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा तो यहां से इसको ये इलेक्ट्रॉन यहां से दे नहीं पाएगा, क्योंकि देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे का पूरक होना। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं है
तो इलेक्ट्रॉन खोए नहीं जा सकते, और अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जब यहां पे CO2+ आयन यहां पहुंच के इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पा रहा है, तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। और ये बल्ब जल क्यों रहा था, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे। तो ऐसे में बल्ब का जलना क्या हो गया, बंद हो गया। अब इसे कैसे काम करवाए, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया सॉल्ट ब्रिज के जरिए। तो हुआ क्या, एक सॉल्ट ब्रिज डाला गया। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट हमने भर दिया है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हमने भराई है KCl, जिसमें आपके K+, अच्छा KCl, लेकिन हाँ इसमें ले सकते हैं हम KCl, इस वाले में ले सकते हैं। Cl-, इसमें क्या है, ये होता क्या, पहले तो मैं इसकी बात करूंगा कि क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज ये इन्वर्टेड यू शेप की ग्लास की ट्यूब होती है, मतलब उल्टा यू, जो आप ऐसे बनाते हो ना, उसको उल्टा कर दो ऐसे बन जाएगा। तो इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से भरी होती है। अच्छा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होता है, तो बात करते हैं पहले इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की। अच्छा, एग्जांपल दे दूं पहले मैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, हाँ इसी को समझाते हैं। ये क्या होता है, मतलब जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होंगे, ये इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट था, जो सेल में जो आयंस हैं, उनके साथ रिएक्शन ना कर जाए, ठीक है। इट शुड नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। पहली बात तो इसमें यह होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा, जो इसके आयंस होंगे उनकी आयोनिक मोबिलिटी लगभग कंपेरेबल हो। मतलब समझाऊंगा इसका, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ इट्स आयंस शुड बी कंपेरेबल। क्यों, ऐसा क्यों हो, अब इसकी बात करते हैं। पहले थोड़ा सेव कर लो ना, लाइट चले जाएगी तो फिर क्या होगा, ये मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा सारा का सारा। हाँ, अब हम इसको ले सकते हैं। तो अब बात करेंगे इसमें पहले आयनिक मोबिलिटी की, कि आयनिक मोबिलिटी क्या होता है। तो देखिए जरा, इसमें ये होता है आपका, जैसे मेरे पास कोई सेल है, यहां पे मैं एक सेल बना रहा हूं, ठीक है। ये मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहा हूं यहां पे। मैंने ऐसे बैटरी से इसके दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रखा है। 1 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि ये दो टर्मिनल, दोनों इलेक्ट्रोड जो है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। तो अब जो इसमें कटायंस और अनायंस होंगे, जैसे मान लो इसमें K+ हो गया, Cl- हो गया, या कुछ और भी मान लो आप, तो एक सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये होता है इसकी आयोनिक मोबिलिटी। ये नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कहा जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो एक वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हुई है, ऐसे में जो कटायंस और अनायंस है, ये हर सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे बोलते हैं उस आयन की आयोनिक मोबिलिटी।
जैसे मैं एक छोटी सी टेबल आप लोगों के लिए बनाऊं, तो देखिए टेबल मैं यहां बना देता हूं, बना सकते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, ठीक है। तो यहां मैं कुछ कटायंस के लिए वैल्यू लिखूंगा, कुछ अनायंस के लिए लिखूंगा। H प्लस K प्लस NH4 प्लस Ca2 प्लस Na प्लस। तो इनकी आयनिक मोबिलिटी क्या क्या पाई गई, जैसे इसकी बात करें 36.23 इंटू 10 की पावर -8 यूनिट ये है इसकी, ठीक है ना। इसकी बात करें ये आपका 7.8 इंटू 10 की पावर -8, ये भी लगभग लगभग इतना ही होता है। ये आपका 6.3 इंटू 10 की पावर -8, ये आपका 5 इंटू 10 की पावर -8। ये तो कटायन की बात होगी, कुछ कटायन लिखे मैंने। ऐसे कुछ अनायंस की बात करूं, OH माइनस, SO4 2 माइनस, Cl Br IF, ये होता आपका 20.62 इंटू 10 की पावर -8, 8.3, ये आपका 7.9, 7.8, 7.7, और ये फ्लोरीन जो आपका 5.2 10 की पावर -8। ये मैंने इनकी कुछ आयनिक मोबिलिटी दी है, देखिए आप हो गए, लिखिए ठीक है। हम क्या करें, क्या फायदा है इसका? इसका फायदा ये है, ये हमें ये हेल्प कर, ये चीज चूज करने में हेल्प करेगी कि हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहिए। जैसे मेरी बात को समझना जरा गहराई से। पहले मैं थोड़ा सा इसका फंक्शन बताता हूं, फिर इसका यूज बताऊंगा, ठीक। तो ये होता क्या है, इसमें पेस्ट होता है जेली टाइप का, एक जेली टाइप का पेस्ट होता है अगर अगर का, अगर जिलेटिन या जिलेटिन का पेस्ट होता है, उसमें KCl घोल रखा होता है। तो अब ये क्या है, जैसे हम इसको यहां रखेंगे, इसने क्या देखा कि अब इसकी यहां सरफेस को टच क्या कर रहा होगा, Zn2+ कर रहा होगा अधिकतर, क्योंकि यहां पे क्या है, ये सॉल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, इस पे Zn2+ आयन ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, इसके टच में भी क्या जा रहा है, Zn2+। तो यहां से क्या होगा, Cl- निकलेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कि भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है। तो यहां से क्या होता है, Cl- आयन आना स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। अब प्लस और ये माइनस ही आ रहा है, तो ऐसे में ये इधर वाला हिस्सा क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगेगा, है ना, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज आने लग गया जो कि पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसे यहां पर क्या ज्यादा है, SO4 2-, तो इसकी सरफेस के आसपास भी क्या चीज ज्यादा होगी, SO4 2-। तो यहां से क्या होगा, यहां से K+ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है, ये जो Cl- और K+ आ रहे, K+ यहां से किसको है, SO4 2- का जो ढेर लग गया था इसको हटाना स्टार्ट करता है। ये Cl- क्या करता है, Zn2+ के ढेर को हटाना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे जो चार्ज अकुमुलेशन हुआ था, जिसके कारण ये हुआ था कि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पा रहा था, और यहां से कॉपर यहां पे अप्रोच नहीं कर पा रहा था। अब वो चीज दोबारा से क्या होगी, स्टार्ट होने लग जाएगी, और ये दोनों हाफ सेल जो है इन इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था, इसके आने के कारण दोबारा से क्या है, न्यूट्रलाइज होने की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इस सेल दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं पा रहा था और इलेक्ट्रॉन खो नहीं पा रहा था, उसको इसने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। चार्ज के ढेर को हटा के दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन था उसे फिर से क्या करना स्टार्ट कर दिया, न्यूट्रल करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में अब जो है दोबारा से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, बल्ब दोबारा से जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं उससे पहले एक बात बताता हूं, जैसे मैं बता रहा था, अब मैं बताऊंगा आयनिक मोबिलिटी का क्या काम है, इसको समझना जरा। अब जब ये यहां पे K+, यहां पे डाल रहा K+ और यहां पे डाल रहा Cl-, अगर इन दोनों आयंस की आयोनिक मोबिलिटी सेम ना हो, मतलब जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं
इसका जो कटायन और अनायन है उनकी आयोनिक मोबिलिटी सेम ना होने से प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे मान लो मैं ऐसा मानकर चलता हूं, मैं ले लूं के एफ, के और एफ, तो के की तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है, एफ की आयनिक मोबिलिटी क्या है? कम है। तो ऐसे में क्या होगा? के तो ज्यादा गिरेगा यहां पे, ठीक है, और यहां पे एफ क्या होगा? उसके मुकाबले कम जाएगा। तो ये सेल तो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होगा और ये क्या हो जाएगा? ये जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब यहां पर डिमांड बढ़ जाएगी कि और दो इलेक्ट्रॉन, और दो, ये उतनी सप्लाई नहीं कर पाएगा। या मैं इसका उल्टा कर दूं, यहां पे कुछ ऐसा ले लूं कि जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा हो और यहां वाली की आयनिक मोबिलिटी क्या हो? कम हो। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यहां पे सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड उस हिसाब से बढ़ नहीं पाएगी। तो ऐसे में क्या होता है? एक तो सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है, दूसरा शॉर्ट सर्किट होता है। दूसरा क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक, तो इसलिए हमें ये देखना पड़ता है, हम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसमें जो दोनों कटायन अनायन है उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर आप देखो मैंने KCl क्यों लिया? के की 7.8 है और Cl माइनस के प्लस की 7.8 है और Cl माइनस क्या है? 7.9, तो कंपेरेबल है ना। तो इसलिए दोनों ही हाफ सेल्स जो है लगभग लगभग एक समान समय पे क्या होंगे? न्यूट्रलाइज होंगे। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या एक बैलेंस बनेगा, जिससे सेल और अच्छी तरह काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। अब बात करते हैं आगे। तो ये तो आयनिक मोबिलिटी क्या इंपॉर्टेंस थी पता चल गया। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या क्या होते हैं? क्या फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखिए पहला पहला फंक्शन तो इसका ये होता है कि दोनों जो हाफ सेल है उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखना और उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द हाफ सेल। हाफ सेल मतलब क्या? ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल बताए थे ना शुरू में, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनाना। जैसे मान लो यहां से तो ना जो आउटर सर्किट है इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एनोड से कैथोड की तरफ, और यहां पे क्या होते हैं? यहाँ पे आयंस फ्लो करते हैं। इसमें क्या है? अच्छा, कई बार ना मैंने देखा है कि बच्चा क्या कहता है कि यहां से ना SO4 2- ना वो इस तरफ जाता है और यहां जाके इसको न्यूट्रलाइज करता है, तो यहां से SO4 कम होने लग जाता है और यहां पे आने लग जाता है, तो न्यूट्रलाइज। बेटा ऐसा नहीं होता है, SO4 यहां से नहीं जा सकता, ऐसे ना यहां से Zn2+ जा सकता है, ठीक है ना। जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है ना वही इसके अंदर जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना और सर्किट को दोबारा से स्टार्ट कर देना, ये दो काम होते हैं आपके सॉल्ट ब्रिज के। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि जब हम ये Cl- डाल रहे हैं और जो K+ डाल रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी Zn2+ और Cl- आपस में जुड़ जाए और ZnCl2 बना दे? ऐसे K+ और SO4 2- आपस में जुड़ जाए और K2SO4 बना दे? तो ये भी ध्यान रखना आपको कि हम जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें लेते हैं, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट क्यों होता है? इनर्ट इसलिए होता है जैसे जब मैंने इसको इसमें सॉल्ट ब्रिज को मैंने इसमें डिप ही नहीं किया है, जब डिप ही नहीं किया है तब क्या है? मेरे पास इसमें KCl था ना, KCl किस फॉर्म में होता है? K+ और Cl- में आयनिक कंपाउंड होता है मेरा। जब मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर और जब ये इसके अंदर जाने लग गया, तब भी जो Cl- पहले क्या था? इसमें -1 चार्ज था, अब भी क्या है? -1 चार्ज है। K पे पहले भी क्या था? +1 चार्ज है, अब भी क्या है? +1 चार्ज है। तो ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना गेन किया, ना इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना गेन किया। तो इसने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके आयंस ने, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट। इसलिए मैंने इसमें पहली बात लिख दी कि ये क्या सेल के इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। अब देखिए इसमें आगे की तरफ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड पे आ सकता है कि अगर यहां पे जैसे कि Cl- आ रहा है, यहां पे K+ आ रहा है, क्या ये इसके साथ दोबारा से जुड़ के मतलब ये ZnCl2 नहीं बना सकते हैं? जैसे यहां पे जो Zn2+ है और ये आपका 2Cl- जो है, ये आपके सॉल्यूशन में पहुंच चुके हैं,
ये आपस में क्या बनाना स्टार्ट कर दे, ZnCl2। ऐसे यहां पे जो आपका K प्लस है सॉल्यूशन में गया हुआ इलेक्ट्रोलाइट से निकल के, और जो सल्फेट आयन घूम रहा है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या है, K2SO4 बना दे। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। तो देखो समझना इस चीज को कि ये क्या है, ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट देख रहे हैं ना जो इसमें गिरते हैं, तो ये आपका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और ये भी आपका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है वो चिपका हुआ, उसके वो अपने मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं रहता, पानी में जाता है कि आयंस की फॉर्म में खुल जाता है। इसको आप डेप्थ में पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। मैं इसीलिए आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं, आप दिमाग से इन बातों को निकाल दो कि एडवांस का लेक्चर चल रहा है। कोई भी एडवांस के लेक्चर तब होंगे जब यूनिट पूरी हो जाएंगी और 2 यूनिट्स को जोड़ के क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां पे सॉल्ट के बेस पे चीज खेली जा सकती है, ठीक है। आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके बैठेंगे तो और नहीं तो वहां पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं करने वाला हूं, खाली मैं आपको इतना बता रहा हूं ये जो सॉल्ट बनता है, मतलब ये माल बाई चांस मानो चिपक के ऐसा हो भी जाएगा ना, ये तुरंत टूट जाएगा। ये तुरंत किस में जाएगा आपका Zn2+ और SO4, सॉरी Zn2+ और 2Cl- में, ठीक है। मान लो कि आप पहुंचे ऐसे चिपक गए, अपोजिट चार्ज से पास में है, हो गया तो कोई बात नहीं, तुरंत इनके वापस जाने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। यहाँ इस सामने जाने की टेंडेंसी क्या, नेग्लिजिबल है बिल्कुल। तो इसलिए इसी फॉर्म में रहेंगे ये, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद अगली चीज, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला था उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो डिस्कस हो गया। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन जो होता वो डिस्कस हो चुका है, क्या क्या उसमें मैंने आपको बताया था। सबसे पहला तो ये बताया था कि ये दोनों हाफ सेल्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखता है। दूसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए फैसिलिटेट करता है, मतलब जो चार्जेस जुड़ गए जब लग गए थे उनको हटा के इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोबारा से बन सके। तीसरा ये आपका लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, इसको मिनिमाइज करने का भी काम होता है इसका। क्या मतलब है इसी को समझाता हूं, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखिए अब हमारे पास ये 2 हाफ सेल्स हैं, मतलब इस बार मैंने क्या किया ना, एक सेल लिया है और उसके इलेक्ट्रोलाइट को एस्बेस्टोस डायफ्राम के जरिए सेपरेट कर दिया है। ये जो बीच में आप येलो कलर का एक पार्टीशन देख रहे हो इसे बोला जाता है एस्बेस्टोस डायफ्राम। देखो ये होता क्या है मैं बताऊं, आपने देखा होगा छतों पे कई बार क्या है, जो सबसे किसी मकान में सबसे ऊपरी जो जगह होती है उसमें एक छोटा सा स्टोर रूम बना देते हैं, और उसको ना ऊपर से लेंटर नहीं किया जाता, एक टीन डाल देते हैं। तो एक तो लोहे की टीन आती है, एक वो जिसको आप सीमेंट वाली टीन बोलते हो ना, वो एस्बेस्टोस की बनी होती है, वो एस्बेस्टोस की बनी, तो वैसा ही होता है एस्बेस्टोस, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन तो यहां से वहां जा सकते हैं, आयंस नहीं जा सकते हैं। तो अब हुआ क्या देखो, जैसे कि इसमें क्या था Zn2+ जो थे उनका, अब ये मैंने Zn2+ गायब क्यों कर दिया, जब मैंने सॉल्ट बेस डाल दिया यहां पे, डालने के बाद क्या होगा Cl- आए तो इसके पास से Zn2+ को हटाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे इसके आसपास से क्या SO4 मैंने इसको हटाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैंने पूरा घेर के नहीं दिखाया इनको। अब यहां पे क्या होगा, अब मैंने सॉल्ट बेस नहीं लगाया अभी, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, यहां पे आपका Zn2+ इस तरह से घेर रखा था इसको पहले,
और उधर वाले हम लगा देंगे SO4 2-। ठीक है, अब देखो होता क्या है, क्योंकि इधर Zn2+ ज्यादा और यहां पे SO4 2- ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, जबकि अगर आप यहां देखो, इसमें लेफ्ट साइड वाला जो इलेक्ट्रोलाइट, राइट साइड वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहां तो SO4 2- इकट्ठे हो गए, तो यहां भी एस्बेस्टोस डायफ्राम के राइट साइड पे क्या होंगे, SO4 2- और लेफ्ट साइड पे क्या होंगे, Zn2+। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये एस्बेस्टोस डायफ्राम के थ्रू क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने स्टार्ट कर देंगे आपके रिडक्शन हाफ सेल से ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरफ। तो एक बात देखना, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो एनोड से कैथोड की तरफ था, यहां सर्किट से, जबकि यहां पे इलेक्ट्रोलाइट में देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, इस एस्बेस्टोस डायफ्राम के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहां से कहां जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, जिससे कि सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो जैसे ही मैं इसमें सॉल्ट ब्रिज डालूंगा, सॉल्ट ब्रिज डालते क्या होगा, वो यहां से Zn+2 को हटाना स्टार्ट कर देगा और यहां से SO4 2- को, और दोनों सॉल्यूशंस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, जिसके कारण जो यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो SO4 2- से Zn2+ की तरफ हो रहा था, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे सेल में आउटर सर्किट में, इसके अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा, जिससे हमारे सेल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है, ये सारे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन है। ठीक है, तो ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब एक बार इसका वो ले लीजिए अब स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो कि जैसे मैंने जहां पे जिंक लिया था, मैं जिंक की जगह सिल्वर लेकर चलूं, मतलब जो एनोड की तरह काम कर रहा है वो क्या हो, मेरी सिल्वर की इलेक्ट्रोड हो, जिंक की ना हो। ठीक है, ये सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, और हमने यहां पे सॉल्यूशन किसका भर रखा, मान लो सॉल्यूशन भर रखा मैंने AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। ये सॉल्यूशन यहां पे किसका है, AgNO3 का, तो वो आपका टूट जाएगा, AgNO3 आपका Ag+ प्लस NO3 माइनस में। ठीक है, ये ऐसे टूटेगा। अब अगर मैं ऐसा करूं कि सॉल्ट ब्रिज जो था मेरे पास, मैं इसमें सिर्फ वही हिस्सा दिखा रहा हूं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, पूरा सेल नहीं बना रहा हूं। ठीक है, अभी भी मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया मैंने KCl, KCl को मैंने भर दिया K+Cl-, K+Cl-। तो यहां पे क्योंकि Ag+ आयन, एनोड में क्या था, एनोड में जो इसका इलेक्ट्रोलाइट था उसमें क्या होता, कटायन की संख्या बढ़ जाती है, तो यहां पे क्या टूट टूट के गिरेगा, यहां से इसमें से Cl- आना स्टार्ट हो जाएगा, Cl-। अब जरा समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि KCl में K+ और Cl- दोनों की आयोनिक मोबिलिटी काफी हद तक कंपेरेबल थी, तो लगभग दोनों हाफ सेल्स को एक टाइम पर न्यूट्रलाइज कर रहा था। तो क्या मैं मानकर चलूं कि KCl आपका बहुत मतलब सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट ब्रिज में भरने के लिए। अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने इलेक्ट्रोड्स कैसी ले रखी है। जो Ag+ और Cl- है, इनका सॉल्ट वो नहीं होता जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है, तो Cl- यहां गिरेगा ना, और Ag+ के साथ जब वो जुड़ेगा और बनाएगा AgCl, तो ये नीचे सेटल डाउन होने लग जाएगा प्रेसिपिटेट के तौर पे। क्यों, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, मतलब वो सॉल्ट जो ना के बराबर घुलता हो। ना के बराबर घुलने का मतलब क्या है कि ये आपका अब यहां आयंस में दोबारा टूटने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, मतलब इसके इस फॉर्म में जाने के चांसेस
कि Ag प्लस और Cl माइनस में से टूटा रहेगा ये, इसके चांसेस कम है और इसी फॉर्म में रहने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, जबकि हमें ऐसा सॉल्ट, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है जिसका आयंस में रहने के चांसेस ज्यादा हो, जो यहां पर रिएक्शन करके तो प्रोडक्ट फॉर्म ना करे। जैसे इसने क्या किया, अब यहां पे इसकी तली में AgCl बैठना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसलिए ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं NH4, नहीं सॉरी NH4 नहीं, हम यहाँ पे जो Cl माइनस है ना, Cl माइनस की जगह ले सकते हैं कोई दूसरा अनायन जिसकी आयनिक मोबिलिटी लगभग उसी के आसपास हो। तो इसलिए आयनिक मोबिलिटी चेक करनी होती है, साथ में वो जो यहां पर जाएगा तो जब अगर कंबाइन होता है तो किस तरह का कंपाउंड फॉर्म करेगा, क्या उस पैरिंग सॉल्युबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, किस तरह का। तो यहां पे काफी हद तक आयनिक इक्विलिब्रियम भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो लेक्चर है उसे हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा है। आप भी सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड कोई डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको लेके एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। और अगर आज जो पढ़ाया गया है अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।